दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2027 की भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और उनका मेन टारगेट एग्जाम भी सिविल सर्विस एग्जाम 2027 है। इनमें से कुछ एस्पिरेंट काफ़ी सालों से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ एस्पिरेंट्स पहली बार इस एग्जाम की प्रिपरेशन में शामिल हो रहे हैं। बट दोस्तों जब उन बच्चों को पता लगता है कि भाई एपीएफसी एग्जाम भी आने वाला है तो उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एपीएफसी एग्जाम के लिए भी जाग जाता है। बट सिचुएशन ये है कि भाई कैसे हम दो एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम और एपीएफसी एग्जाम को एक साथ मैनेज करें। क्या हम इनको मैनेज कर सकते हैं, क्या मैनेज करना चाहिए, और अगर मैनेज करना चाहिए तो कैसे मैनेज करना चाहिए, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि भाई किस तरीके से आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ खुद को एपीएफसी एग्जाम के भी रेडी कर सकते हैं। कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा डिवोट करना चाहिए ताकि आप इन दोनों एग्जाम्स को एक साथ हैंडल कर पाएं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों वही बच्चे इस वीडियो को देखें जो कि इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी जो है इस तरह की वीडियो देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो वीडियो कुछ फोकस्ड बच्चों के लिए जो कि सीरियसली इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडुटैप के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं और आप उनका एक डेमो लेना चाहते हैं ताकि आप लोगों को उन कोर्सेज की क्वालिटी पता लग जाए, किस तरीके से हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट डिलीवरेबल की मदद से कवर किया वो आपको पता लग जाए, आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई किस तरीके से इन्होंने कोर्स कवर किया है, तो आप हमारे ₹1 के डेमो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो इस डेमो कोर्स के थ्रू आप लोगों को ₹1 में 48 घंटे का हमारा मेन कोर्स का एक्सेस मिलेगा, जहां से आप हमारे कोर्स की पूरी चीज़ों को चेक कर पाएंगे और एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि भाई आपको हमारे कोर्स में आना भी है नहीं आना है। तो ये डेमो कोर्स अगर आपने जो है चूज करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारा आज का टॉपिक क्या है कि भाई कैसे हम मैनेज कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को विद एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हम कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे मैंने आपको ब्रीफली बता भी दिया है कि भाई क्यों आप लोगों को इन दोनों एग्जाम्स के लिए एक साथ प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा क्या है इन दोनों एग्जाम्स में कि भाई दोनों एग्जाम्स आपको एक साथ पक्का मैनेज करने चाहिए, आपको एक एग्जाम को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि भाई इन दोनों एग्जाम्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या हैं। मतलब जब आप किसी एग्जाम के बारे में जो है सोचते हैं या फिर उसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो आप हमेशा ही जानना चाहते हैं कि भाई इन दोनों एग्जाम्स में जो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा हूँ और जो मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ इनमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डिफरेंट करनी पड़ेंगी या फिर डिफरेंट मिलेंगी मुझे, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे भाई आप लोगों का अगले 6 महीने का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम तो अगले साल मई में है, तो हम 6 महीने के स्टडी प्लान की बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों क्योंकि जो एपीएफसी एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है कि भाई दिसंबर में हो सकता है, तो हम 6 महीने का स्टडी प्लान लेके चलेंगे क्योंकि उसके बाद तो आप डेडिकेटेडली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पर ही फोकस करेंगे। फिर हम बात करेंगे भाई अगले 6 महीने के आप के लिए आपका हर दिन का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपको कितने घंटे पर डे किस पोर्शन को एलोकेट करने चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि भाई आपकी एपीएफसी एग्जाम के स्पेशल कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी एपीएफसी एग्जाम की जीएस कंपोनेंट को प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्यूआरई कंपोनेंट को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि सारे कंपोनेंट्स, स्पेशल कंपोनेंट, जीएस कंपोनेंट, क्यूआरई प्लस करंट अफेयर कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन के, और इवन जीएस एग्जाम में यूपीएससी के भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप लोगों को इनके बारे में समझना पड़ेगा कि कैसे आप इन दोनों तरीकों से, इन दोनों एग्जाम्स को एक ही तरीके से या फिर दोनों तरीकों से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हम क्यों ये कह रहे हैं आप लोगों की सिविल सर्विस एग्जाम के साथ आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे या तो ऑलरेडी मल्टीपल यूपीएससी अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर पहला यूपीएससी अटेम्प्ट देने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों ने 2026 का यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा। ये पेपर हर साल टफ तो आता है, लेकिन अब धीरे धीरे पेपर अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है और थोड़ा सा एब्सर्ड होता जा रहा है। मतलब इस बार के जो क्वेश्चन थे वो काफी बच्चों को परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पर आप अनसर्टेनिटी के हिसाब से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी आपको पता होता है कि भाई इस एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस या फिर सक्सेस रेट काफी लो है। तो यहाँ पर आप लोगों को 2-3 अटेम्प्ट के बाद एक रियलिटी चेक मिल चुका होता है कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए तो आप लोगों को पता होता है कि यार यूपीएससी एग्जाम मुझसे भी इतना दूर है, मुझे भी इतनी और मेहनत करनी पड़ेगी। और हमेशा हमें ये भी लगता है कि भाई अगर थोड़ा सा और कर लेंगे तो इस बार हमारा जो नंबर है वो पक्का फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। बट हमें पता होता है कि भाई अभी भी हम एग्जाम की सिलेक्शन से काफ़ी दूर है, क्योंकि इस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा दिल और दिमाग हमें अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाता है। हमारा दिल हमें कहता है कि यार एक काम कर, तू ना अगले साल दोबारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की डेडिकेटेड तैयारी कर, फोकस्ड तैयारी कर, इस एफर्ट को डाइल्यूट मत कर, क्योंकि तू काफ़ी क्लोज है यूपीएससी सीएससी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। और दोस्तों ये जो दिल है हमारा, ये हमें हमेशा बोलेगा कि किसी और एग्जाम की तरफ फोकस मत कर, तू सिर्फ सीएससी एग्जाम की तरफ फोकस कर, क्योंकि तू ऑलरेडी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी एफर्ट डाल चुका है, तू काफ़ी क्लोज है, सिलेक्शन हो जाएगी। और हम ये चाहते भी हैं कि भाई हम अपने एफर्ट्स को डाइल्यूट ना करें। बट दोस्तों दिमाग हमें सलाह देता है कि भाई अगर तू 2-3 साल इस एग्जाम में मेहनत कर चुका है, एफर्ट डाल चुका है और बहुत मेहनत करने के बाद भी
बहुत एफर्ट डालने के बाद भी तेरी सिलेक्शन नहीं हो रही है, तो भाई कुछ और भी सोच। ऐसा मत सोच कि जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन से तुमको दूर लेके जाए, ऐसा सोच जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ ही मैनेज हो जाए। आप समझ रहे हैं? यहां पर दिमाग आपको ये नहीं कह रहा कि भाई तू एक काम कर, सिविल सर्विस एग्जाम के साथ साथ गेट एग्जाम की तैयारी कर, कैट एग्जाम की तैयारी कर। नहीं, दिमाग आपको ये कह रहा है कि भाई तू सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर, लेकिन इस एग्जाम की प्रिपरेशन से अगर तू कोई और एग्जाम भी क्रैक कर सकता है तो उसको छोड़ मत, उस एग्जाम को भी दे। तो यहां पर दिमाग आपको एक सही सलाह दे रहा होता है। और दिमाग आपको सही सलाह क्यों दे रहा होता है? क्योंकि दिल आपको कहीं ना कहीं अपने एफर्ट डाइल्यूट करने से रोक रहा होता है, जो आपको कई बार सही लगेगा। बट दोस्तों, हम लोग महाभारत के अर्जुन नहीं हैं। अगर हम महाभारत के अर्जुन होते तो हम पहले ही तीर में वो निशाना लगा चुके थे जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की सिलेक्शन की तरफ हमें लेके जाता है। तो अगर वो निशाना नहीं लग रहा है तो हमें एक तीर से मल्टीपल शिकार करने चाहिए, ताकि हम दिमाग की बात मान के सिस्टम में एक बार एंट्री कर लें, एक बार कोई ऑफिसर बन जाए, उसके बाद हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को जो हमारा ड्रीम है बचपन का, उसको फुलफिल करेंगे, क्योंकि हम स्टेबल हो चुके होंगे, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा और अब हम फोकस के साथ यूपीएससी सीएससी की तरफ ध्यान दे पाएंगे। अभी तो बहुत सारे प्रेशर है ना भाई, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है। वो सब प्रेशर खत्म हो जाएंगे एक बार जब जॉब में घुस जाओगे, तो फिर आप किसी एग्जाम की तरफ फोकस कर सकते हो। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको दूसरे एग्जाम की तरफ इसलिए जाना चाहिए ताकि आपको एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट मिल जाए। दोस्तों, एक ऐसा एग्जिट जो कि आपको सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के दलदल से निकालने में हेल्प करे और आपको मजा आए बताने में कि यार भले ही मैं यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, भले ही मैं आईएएस नहीं बन पाया, भले ही मैं आईपीएस नहीं बन पाया, लेकिन मैं क्लास ए लेवल 10 ऑफिसर बन के असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट पर काम कर रहा हूं। तो आप एक ऐसा एग्जिट चाहेंगे जिसको आप लोगों को एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ बता सकें। तो यहां पर एपीएससी एग्जाम एकदम खरा उतरता है। क्यों? कि भाई आप यहां पर डायरेक्टली एग्जाम क्वालिफाई करके क्लास ए ऑफिसर लेवल 10 पोस्ट पे जाते हैं। दूसरी बात कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी वो लगभग 1,20,000 होती है। और तीसरी बात कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल इंपैक्ट क्रिएट करती है, जो समाज में स्टेटस आपको मिलना चाहिए वो स्टेटस आपको दिलवाती है। इसलिए आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक बैकअप प्लान, बहुत अच्छा बैकअप प्लान है जिसको आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के साथ मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई इन दोनों एग्जाम्स में सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस क्या है। देखो, अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं तो एपीएफसी एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में सिमिलैरिटी क्या है कि भाई जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर, देन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, क्वांट, रीजनिंग, ये सारे कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन में और एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन में। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन में अगर आप इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एपीएफसी एग्जाम से एक लेवल ऊपर ही इनको प्रिपेयर कर रहे हो। और अगर आप किसी एग्जाम के लिए एक लेवल ऊपर प्रिपरेशन करते हो तो आपका एग्जाम निकलने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाती है। तो यहाँ पर आप ये अगर प्रिपरेशन यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा एडवांटेज जो आपको सिलेक्शन तक लेके जा सकता है एपीएफसी एग्जाम में मिल रहा है। दूसरी बात कि भाई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सेम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ही यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। और इसका फायदा क्या है कि भाई आपको पता है कि भाई कैसा माहौल होगा, कैसी जो है एग्जाम की स्टेजेस होंगी, आपको किस तरह का सेटअप देखने को मिलेगा, पूरा एनवायरनमेंट जो इकोसिस्टम होता है एग्जाम का उससे आप रूबरू हो चुके होते हैं कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट के थ्रू। तो यहाँ पर एग्जाम की सिचुएशन हैंडल करने का जो टेम्परामेंट है वो आप में ऑलरेडी आया होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई यूपीएससी किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करता है। अब आईबीपीएस का अपना एक अलग सेटअप है, जो यूपीएससी वाला बच्चा आईबीपीएस में जाता है एग्जाम देने तो उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनर्शिया देखने को मिलता है, बट यहाँ पर कोई इनर्शिया नहीं है, आप सेम एग्जाम सेटअप पे जा रहे हो। तीसरी बात कि भाई इंटरव्यू प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम है। आप लोगों को यूपीएससी के ऑफिस धौलपुर हाउस में जाकर इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश भाषा में देना है, और जो पैनलिस्ट हैं उनमें भी कुछ लोग सेम होंगे जो यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल में होते हैं। तो अगेन वो वाला माहौल भी एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है। जिन लोगों का सपना है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का मेंस क्वालिफाई करने के बाद धौलपुर हाउस के बाहर फोटो खिंचवाने का, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगेन ये सिमिलैरिटी है। एक सिमिलैरिटी और क्या है कि भाई जब आप यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल है कि भाई आप क्लास ए लेवल 10 ऑफिसर ही बनते हैं, वहां पर भी आईएएस आईपीएस भी क्लास ए लेवल 10 ऑफिसर, सेम लेवल आपको एपीएफसी पोस्ट को क्वालिफाई करने के बाद भी मिलने वाला है। आप यहाँ पर भी क्लास ए लेवल 10 ऑफिसर बनते हैं, तो आपकी जो प्रोफाइल है एग्जैक्टली वो सेम रहने वाली है। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपटीशन। एपीएफसी एग्जाम में भी कंपटीशन कम नहीं है और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी कंपटीशन कम नहीं है। आप लोग जानते हैं कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में हर साल लगभग 5 से 8 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से 15,000 के आसपास बच्चों को प्रीलिम्स के बाद सिलेक्ट किया जाता है मेंस के लिए, फिर 3,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए, फिर 1,000 बच्चे फाइनली सिलेक्ट होते हैं। एपीएफसी एग्जाम में भी लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं।
और यहाँ पर आपको सीधा 500 या 600 बच्चों में आना पड़ता है आफ्टर द जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट, और फिर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए 80 या 100 वैकेंसीज के लिए कम्पीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी बहुत हाई कंपटीशन है। तो ये सिमिलरिटी है दोनों एग्जाम्स के बीच में, आपको काफी अच्छा एक मैचअप देखने को मिलेगा एपीएफसी और सीएससी के बीच में। डिफरेंसेस क्या है? एक डिफरेंस जो मुझे लगता है वो थोड़ा सा कम लेवल पे है, लेकिन डिफरेंस है वो है डिफिकल्टी लेवल का। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का पेपर सच में बहुत डिफिकल्ट होता है, वो एक अलग लेवल है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम अगर हम लेवल पे आ जाए तो वो आपका एपीएफसी का पेपर है। तो अगर यूपीएससी सीएससी का डिफिकल्टी लेवल 21 है तो इसका डिफिकल्टी लेवल 20 है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। एपीएफसी एग्जाम का पैटर्न आपको रियल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। एपीएफसी एग्जाम का पैटर्न एक 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है, अनलाइक द सिविल सर्विस एग्जाम जो है पैटर्न, जहां पर आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगे। एपीएफसी में सिर्फ 2 स्टेज हैं, एक रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स की तरह एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है, और उसके बाद सीधा इंटरव्यू। यहां पर कोई मेंस की स्टेज नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की स्टेज नहीं है, या फेज 2 की स्टेज नहीं है, यहां पर 2 ही स्टेज एग्जाम प्रोसेस है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज यूपीएससी वाले बच्चों को देखने को मिलता है, और इसीलिए जब हम पास्ट रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं तो हमें देखते हैं कि इस एग्जाम में वो बच्चे बहुत सिलेक्ट हो रहे होते हैं जिनका यूपीएससी मेंस रुका होता है 2-3 सालों से। तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेज पे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन में कि मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद भी आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो दिस इज द सॉल्यूशन एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको किस तरीके से अगले 6 महीने इन दोनों एग्जाम्स को मैनेज करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो अभी आपका जो पूरा फोकस है, मैं ये कहूंगा कि सिविल सर्विस एग्जाम की तरफ होना चाहिए। आप उसको डाइल्यूट मत करिए। आप दिन में कोशिश करिए कि एटलीस्ट 75% ऑफ योर डेली टाइम, मतलब अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 6-6.5 घंटे, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 7.5 घंटे आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन को ही दें। और यहाँ पर आप 2 शिफ्ट में प्रिपरेशन करें। पहली शिफ्ट जहाँ पर आप मेंस स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपको अगले साल सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीलिम्स नहीं निकालना है, आपको अगेन उसका मेन भी क्वालिफाई करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर इस बार हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो तो अगले साल हमारे लिए प्रीलिम्स एक मेन टारगेट बन जाता है। बट दोस्तों मेंस की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है, उसकी भी एक अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। तो वो प्रिपरेशन करने का बेस्ट टाइम दिसंबर तक है, उसके बाद आप अगेन प्रीलिम्स की साइकिल में घुस जाओगे। तो यहाँ पर दिसंबर तक कोशिश ये करिए, अगले 6 महीने में कोशिश ये करिए कि आपकी मेन्स की यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 3 महीने लगभग 90 दिन आप लोगों को अपने दिन का लगभग 40% टाइम डिवोट करना चाहिए ऑप्शनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जहां पर आपके 2 पेपर होते हैं, और ऑप्शनल काफी बड़ा एक सब्जेक्ट होता है जहां पर आपको बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना होता है। उसके भी 2 पेपर हैं, पेपर ए पेपर बी, और काफी बड़ा सिलेबस है दोनों पेपर्स का। तो इसमें आपको टाइम लगेगा अच्छे से प्रिपेयर करने में, तो आप ऑप्शनल पे वो अच्छे से रेडी कर लीजिए। उसके बाद आप एथिक्स का पेपर जो GS4 का जो हम आगे नहीं पढ़ते हैं, जिसके कंपोनेंट्स कहीं प्रीलिम्स में भी ओवरलैप नहीं होते हैं, उसको आप कवर करिए। लगभग 30 दिन लगा के डेडिकेटेडली प्रिपेयर करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करिए। और उसके बाद आपके पास जो 30-40 दिन बचेंगे दिसंबर में, वहां पर आप मेंस स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे गवर्नेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, देन वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, उनको आप कवर कर लीजिए, ताकि अगेन आप दिसंबर एंड तक अपने आप को मेंस रेडी पाएं। तो यहाँ पर ये आपकी जो शिफ्ट है वो लगभग 40% ऑफ योर डेली टाइम लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपना बचा हुआ टाइम जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन का है, वो उन कंपोनेंट्स पे डिवोट करना चाहिए जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आपको एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में दिखेगा। मतलब ये वो कंपोनेंट हैं जो ओवरलैप करते हैं एपीएफसी एग्जाम के साथ भी। देखो यहाँ पर हम एपीएफसी एग्जाम की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या लेकर चल रहे हैं, हमें मान के चल रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन आपको अगस्त स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी, और एग्जाम आपको 20 दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। तो 20 दिसंबर 2026 तक आपके पास अभी लगभग 130-140 दिन है। तो अगर आप इन कंपोनेंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं अपने सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो आपको एपीएफसी एग्जाम इसका रिटर्न देखने को मिलेगा। सीएससी में भी काम आएंगे, लेकिन एपीएफसी में रिटर्न मिल जाएगा। तो ये कंपोनेंट आपको अभी से रेडी कर लेने चाहिए, ताकि आप इनको एपीएफसी एग्जाम में यूटिलाइज कर सकें इस पर्टिकुलर डेट पर। तो यहां पर आप डेली एक कंपोनेंट को पिक कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री एंड कल्चर पिक किया, अब हिस्ट्री एंड कल्चर को आप लगभग 45 से 50 दिन दीजिए, क्योंकि बड़ा कंपोनेंट है। अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ है तो रिवाइज कर लीजिए, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो दोबारा पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर यहाँ पर 60 दिन दे दीजिए। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कम दिन, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो ज्यादा दिन। फिर इकोनॉमी में आ जाइए, इकोनॉमी को टाइम डिवोट करिए, फिर पॉलिटी पे आ जाइए, पॉलिटी को रिवाइज करिए, साइंस को रिवाइज करिए। तो इस तरीके से आपको जीएस कंपोनेंट्स को रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि आप एपीएफसी एग्जाम वाले दिन जीएस कंपोनेंट को यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन से ही टारगेट कर पाओ। क्लियर है? अब आपका डे वाइज स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। सॉरी, वापस आते हैं। अब बच्चा दोस्तों एक टाइम और,
आपको इस पूरी सीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ एक शिफ्ट और लगानी चाहिए एडिशनल, ताकि आप यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के जो स्पेशल कंपोनेंट हैं, जो सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में आते हैं, सीएससी एग्जाम में नहीं आते हैं, उनको आप टारगेट कर सको। दोस्तों ये कंपोनेंट कौन से हैं? पहला कंपोनेंट है अकाउंटेंसी, जिससे एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और काफी स्कोरिंग कंपोनेंट है। लगभग 35 दिन अगर आपने 2 घंटे डेली इसको पढ़ लिया आफ्टर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, आप इसको अफेक्ट मत करिए, इसके बाद टाइम निकालिए, तो दोस्तों आप एपीएफसी एग्जाम में इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिर आप 35 दिन आईआर एंड लेबर लॉ को दीजिए, क्योंकि यहां से भी 10 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी को दीजिए 15 दिन, फिर कंप्यूटर अवेयरनेस को 10-15 दिन, फिर ऑडिटिंग इंश्योरेंस को 10-15 दिन, और फिर लास्ट में इंग्लिश को आप 20-25 दिन दीजिए। आप इस तरीके से एपीएफसी एग्जाम के लिए भी खुद को रेडी कर लेंगे। आपको करना क्या है भाई, अगले 3 से 4 महीने 2 घंटे एडिशनल निकालने हैं फॉर एपीएफसी स्पेसिफिक कंपोनेंट, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट है। ठीक है, जो मैंने सिमिलरिटी बताई थी, सिमिलरिटी क्या थी कि भाई एपीएफसी एग्जाम में आपको जीएस, क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर प्रिपरेशन सेम देखने को मिलेगी। डिफरेंसेस यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि आपको कुछ और स्पेशल कंपोनेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और इंग्लिश भी यहाँ पर डिफरेंट है फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। क्लियर है? तो वो स्पेशल कंपोनेंट आपको इस तरीके से 2 घंटे एडिशनली देके प्रिपेयर करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका डेली प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, मैंने आपको हल्का सा एक्सप्लेन किया, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक शिफ्ट आपकी उन कंपोनेंट्स के लिए होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का पार्ट है, जिनका एपीएफसी में कोई इंपैक्ट नहीं है। आप मैक्सिमम टाइम 3.5 घंटे का पर डे उन पे एलोकेट करिए, जहां पर ऑप्शनल आ जाता है, जहां पर एथिक्स आ जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी आ जाती है, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है, आपका गवर्नेंस आ जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी आ जाती है, एनवायरमेंट आ जाता है, उनको डिवोट करिए। और एक शिफ्ट उन कंपोनेंट्स को डिवोट करिए जो कि आपके एपीएफसी और सीएससी एग्जाम में ओवरलैपिंग है, कॉमन है, जहां पर आप पढ़ेंगे तो उनको सीएससी एग्जाम के लिए, लेकिन रिटर्न आपको एपीएफसी एग्जाम में मिलेगा। जैसे पॉलिटी हो गई, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर हो गए, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, एंड हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया। एंड दोस्तों 2 घंटे की शिफ्ट आपको पर डे डिवोट करनी है ईपीएफओ स्पेसिफिक कंपोनेंट में, उस प्लान के थ्रू जो मैंने आपसे पिछली स्लाइड में शेयर किया है। इस तरीके से आप अगले कुछ महीनों में खुद को एपीएफसी रेडी भी कर लेंगे और सीएससी के लिए भी आप ऑन द ट्रैक रहेंगे। अब दोस्तों स्पेशल कंपोनेंट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के लिए लाइक आईआर एंड लेबर लॉ, ऑडिटिंग, कंप्यूटर, स्टैट, इंश्योरेंस, अकाउंट, इंग्लिश, तो मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स ओनली। आप इस वीडियो को इस लिंक पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि भाई आपको स्पेशल कंपोनेंट्स को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई पहले तो आपको स्पेशल कंपोनेंट को कहां से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या स्पेशल कंपोनेंट में आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो आपको हर एक कंपोनेंट का डिकोडेड सिलेबस यहां पर बताया गया है कि भाई आईआर एंड लेबर लॉ में आईआर में क्या पढ़ना है, ट्रेड यूनियन पढ़ना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़नी है, मैनेजमेंट ऑफ जो है इंडस्ट्रीज पढ़नी है। फिर आपको लेबर लॉ में कौन कौन से लेबर लॉ पढ़ने हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ना है, फैक्ट्री एक्ट पढ़ना है, इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट पढ़ना है, लेबर कोड कौन कौन से पढ़ने हैं, इनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पहले लेबर कोड पढ़े, पहले लेबर लॉ पढ़े, पहले आईआर पढ़े। मैंने फिर आपको अकाउंटेंसी का पूरा डिकोडेड सिलेबस बताया और वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, सोर्स बताया है। तो आप इस वीडियो को पक्का देखिए, जहां पर आपको पता लगेगा कि भाई कहां से क्या और कैसे पढ़ना है। ये आपको उस वीडियो में बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। तो आप अगर यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू स्पेशल कंपोनेंट की स्ट्रेटेजी समझ जाएंगे और फिर आपको उस स्ट्रेटेजी को टाइम टेबल के हिसाब से एग्जीक्यूट करना है। आगे बढ़ के हम बात करते हैं जीएस कंपोनेंट की, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जीएस कंपोनेंट में मेरा मैसेज आप लोगों को बहुत ही सिंपल है कि भाई आप जो प्रिपरेशन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर की कर रहे हैं वही करते रहिए, कुछ भी डिफरेंस उसमें नहीं आना चाहिए। मैं करंट अफेयर को भी आगे अलग से भी डील करूंगा, बट इन कंपोनेंट्स की प्रिपरेशन में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं लेकर आना है। आप सिविल सर्विस एग्जाम के लेवल के हिसाब से इनको प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर आपने उनके लेवल से इसको प्रिपेयर कर लिया तो यहां पर रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली मीट हो गई। ना तो क्वेश्चन के टाइप में डिफरेंस है, ना क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस है, और ना ही सिलेबस में डिफरेंस है। क्लियर है? दूसरी बात कि जो स्टैंडर्ड सोर्सेस, जो स्टडी मटेरियल आप ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए फॉलो कर रहे हैं, वही मटेरियल यहां पर भी फॉलो करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मैं पॉलिटी के लिए कोई और बुक उठा लूं, नहीं भाई, लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अगर आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, मोर देन सफिशिएंट फॉर एपीएफसी एग्जाम। अगर आप कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हो, मोर देन सफिशिएंट फॉर एपीएफसी एग्जाम। कुछ एडिशनली नहीं पढ़ना है, ठीक है। वही प्रिपरेशन अगर और रिवाइज कर लोगे तो एपीएफसी एग्जाम में और रिटर्न दे देगी। तो यहां पर ये बातों का ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। साइंस में एपीएफसी एग्जाम में बेसिक साइंस भी आती है, तो with your UPSC CSE preparation of general science, you can add 6th to 10th class NCERTs for completing the general science portion for APFC exam.
आप इसको ऐड कर लीजिएगा ताकि आपकी जनरल साइंस की रिक्वायरमेंट एपीएफसी एग्जाम की भी मीट हो जाए। एंड दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे सीएपीएफ टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि किस बुक का कौन ऑथर था, ठीक है, गांधी जी की कुछ बुक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको सीएपीएफ एग्जाम के पुराने पेपर्स को सॉल्व कर लेना चाहिए। अदरवाइज जीएस की प्रिपरेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है जो आप सीएससी एग्जाम के लिए करते हैं और एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए करते हैं, दोनों एकदम सेम है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्यूआरई कंपोनेंट्स की। देखो दोस्तों क्यूआरई कंपोनेंट्स को मैं दो पार्ट में तोड़ना चाहूंगा, एक है क्वांट और रीजनिंग और एक है इंग्लिश। इंग्लिश की प्रिपरेशन टोटली डिफरेंट है सीएससी एग्जाम की और एपीएफसी एग्जाम की। सीएससी एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ रीडिंग कंप्रेहेंशन देखने को मिलती है, उसका भी जो नेचर है क्वेश्चन पूछने का यूपीएससी का वो बहुत डिफरेंट है। वहां पर वो आपसे इन्फरेंस पूछ लेता है, क्या डिडक्ट कर रहे हो ये पूछ लेता है, बट यहाँ पर आपको क्लास 11 से लेकर 12 की जो पैराग्राफ वाली रीडिंग कंप्रेहेंशन होती थी, सिंपल रीडिंग कंप्रेहेंशन देखने को मिलेगी। 5 क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ पर भी, बट इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के एपीएफसी एग्जाम में वो आपको वोकेबुलरी और ग्रामर से देखने को मिलेंगे। फ्रेजर वर्ब हो गई, ठीक है, पंचुएशन हो गई, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, देन सिनोनिम एंटोनिम हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एपीएफसी एग्जाम में दिखेंगे। ये आपके सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन का पार्ट नहीं, तो इंग्लिश तो आपको अलग से प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी फॉर एपीएफसी एग्जाम, बट क्वांट और रीजनिंग इनका जो लेवल है, इनके जो क्वेश्चन टाइप है, इनकी जो अप्रोच है वो सेम है दोनों एग्जाम्स में। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसेट पेपर के लिए क्वांट और रीजनिंग प्रिपेयर कर रहे हो, सेम प्रिपरेशन आपको एपीएफसी एग्जाम में भी काम आएगी। कुछ डिफरेंस आपको नहीं करना है, सेम सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एपीएफसी एग्जाम में और सीएससी एग्जाम में क्वांट और रीजनिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है टाइम पर क्वेश्चन का। एपीएफसी एग्जाम में आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यूपीएससी सीएससी एग्जाम में आपको 2 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो वहां पर आपको बहुत इजी टाइम मिल जाता है, जहां पर आप 40-45 क्वेश्चन को टारगेट करके एक क्वेश्चन पे 3 मिनट भी डिवोट कर सकते हो, 2.5 मिनट भी डिवोट कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, और स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्वांट और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा समराइज कर देता हूँ। फॉर क्यूआर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सीएससी एग्जाम सेम डिफिकल्टी लेवल पे प्रिपेयर करिए, क्वांट और रीजनिंग के लिए सेम सोर्सेज फॉलो करिए। इंग्लिश के लिए आपको एपीएफसी एग्जाम के लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इसके लिए आप एसपी बख्शी की बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी इंक्रीज जो है स्पीड कर सकें। तो एक डिफरेंस मैं आपको और बताता हूं पैटर्न के रिगार्डिंग, कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में आपके पास 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है, लेकिन एपीएफसी एग्जाम में आपके पास 2 घंटे में 120 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये भी डिफरेंस है कि आपको स्पीड हाई रखनी पड़ती है एपीएफसी एग्जाम की जो है प्रिपरेशन के टाइम पर, या मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के टाइम पर। अब लास्ट बात करते हैं करंट अफेयर की। देखो करंट अफेयर में आप लोग मेरे हिसाब से ऑलरेडी दृष्टि आईएएस की, विजन आईएएस की करंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर रहे होते हैं। कोई फॉरम आईएएस की कर रहा होता है, कोई इनसाइट आईएएस की कर रहा होता है, कोई नेक्स्ट आईएएस की कर रहा होता है। अब जो भी करंट अफेयर मैगजीन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फॉलो कर रहे हैं, मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फॉलो कर रहे हैं, वही मैगजीन एपीएफसी में भी काम आएगी। बट याद रखिएगा कि भाई एपीएफसी एग्जाम में इन 5 डायमेंशंस का इंपॉर्टेंस काफी हाई है। इन 5 डायमेंशन से आपको 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सी डायमेंशन है? पहली डायमेंशन है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम। आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पोर्शन सोशल सिक्योरिटी से भी ओवरलैप करता है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, वो समिट्स जहां पे या तो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, या जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही हैं, या जो इंडिया होस्ट कर रहा है। तो ये तीनों समिट्स जो केसेस हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे, जहां पर ब्रिक्स हो गया, ठीक है, सीओपीज हो गई, एससीओ हो गया, एशियान हो गया, ठीक है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड बैंक की आ गई, आईएमएफ की आ गई, इंडेक्स आ गए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आ गई, आपको कवर करनी पड़ेगी। अवार्ड्स, मेजर अवार्ड्स, ठीक है, एंड देन स्पोर्ट्स, मेजर स्पोर्ट्स, ये आपको सारे कवर करने पड़ेंगे स्पेसिफिकली फॉर एपीएफसी एग्जाम। सीएससी एग्जाम में जनरली हमें ये दोनों वाले एरिया कम देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर ये एरियाज काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं अपने सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन के साथ फॉर एपीएफसी एग्जाम। तो दोस्तों आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ऑलमोस्ट 70% प्रिपरेशन जो है और जो माइंडसेट है वो कॉमन है एपीएफसी और एग्जाम का। स्पेशल कंपोनेंट्स की अगर आप प्रिपरेशन अलग से कर लेते हैं 30% पोर्शन, तो आप एपीएफसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सुटेबल हो जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा नंबर और बताना चाहूंगा कि भाई यूपीएससी वाले बच्चों को इस एग्जाम में एडवांटेज है या नहीं है। दोस्तों अगर मैं हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की बात करूं जो एडुटेक से जुड़े हुए थे, तो 2023 में 53 बच्चे एपीएफसी एग्जाम में सिलेक्ट हुए थे और 116 बच्चे ईओ एग्जाम में सिलेक्ट हुए थे जो हमसे कनेक्टेड थे किसी ना किसी स्टेज पे, ठीक है। इन 53 में से 37 बच्चे जो थे वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैकग्राउंड के थे, और ईओ में से 87 बच्चे ऐसे थे जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैकग्राउंड के थे। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को
एक एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज सिलेबस कवरेज की फॉर्म में भी है और वो एडवांटेज एग्जाम के प्रोसेस के फॉर्म में भी है कि भाई आप लोग इस प्रोसेस से गए गुजरे हैं और आपको पता है कि भाई किस तरह का माइंडसेट आपको कैरी करना है टू द एग्जाम हॉल, तो वो आपको यहाँ पर एडवांटेज देता है। तो यहाँ पे अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एपीएफसी एग्जाम आपके लिए एक नेचुरल चॉइस बन जाता है जिसको आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, मैंने एक वीडियो बना भी रखी है सोर्सेज के लिए फॉर स्पेशल कंपोनेंट, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोर्स के थ्रू परचेज करना है तो मैंने आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रखा है। ये कोर्स है, आप जब एडुटैप की वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे ईपीएफओ कोर्सेज में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो कोर्स है वो है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। इस पर्टिकुलर कोर्स में आप लोगों को जीएस कंपोनेंट जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं, क्वांट और रीजनिंग जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, उसके क्विज मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। लेकिन जो कंपोनेंट आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, उनका आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, नोट्स एंड क्विज। इंग्लिश भी कंप्लीटली कवर्ड मिलेगी। तो ये कोर्स पे एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है 55% का, जो कि वन टाइम ऑफर है, आप इसको अवेल कर सकते हैं आज ही जाके और दोस्तों फिर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।